ये घर, ये ज़मीन अगर आपको थोड़ी बहुत भी याद हो तो इसकी एक कहानी हमने आपको किसी समय में सुनाई थी और वो दर्दनाक कहानी थी। उस दर्दनाक कहानी के इस किताब में एक और अध्याय जुड़ गया है। तो मुझे लगा कि आज आपको बताऊं, ये अध्याय केवल इस घर की नहीं है, इस बस्तर के कमोबेश अधिकतर आदिवासियों के घरों में ऐसी ही कहानियाँ हैं उन इलाकों में जिन इलाकों में माओवाद ग्रसित है। तो क्या है पूरी कहानी और क्यों दर्दनाक है, अध्याय क्या जुड़ गया, इस पर भी बातचीत करते हैं। दरअसल हुआ है कि आपको अगर याद हो तो बहुत पहले, मुझे तारीख तो ठीक याद नहीं है, इस घर की कहानी हमने बताई थी कि इस जगह पर एक जिंदा मोर्टार पड़ा हुआ था और वो मोर्टार जब यहाँ पर एक बार फोर्स जब गश्त पे आई हुई थी तब उनके द्वारा माओवादियों से मुठभेड़ के दौरान दागा गया था। तो उस किनारे में एक मोर्टार पड़ा हुआ था और वो जिंदा मोर्टार था पुलिस का। जब मैंने उस खबर को दिखाया था और ये संदेह व्यक्त किया था कि अगर इस मोर्टार को उठाया नहीं गया तो किसी दिन बड़ी घटना इससे हो सकती है। फिर आगे चलकर वो मोर्टार यहाँ से दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया इस पर तो किसी ने कोई बयान दिया नहीं, लेकिन आगे चलकर एक दुखद घटना हुई और बच्चों के द्वारा खेलते खेलते उसे पत्थर से मारा गया। पत्थर से वो मोर्टार ब्लास्ट हुआ और दोनों बच्चों की मौत हो गई। उसके साथ ही साथ इस घर की एक और कहानी, ये कहानी ये है कि इस घर का एक युवक जिसका नाम राजू ओयाम है, जो माओवादी संगठन में था, 2021 में उसने समर्पण किया और वो DRG का जवान बन गया। वहीं इस घर का एक और युवक था जो गांव का ही है, जो उसके जो दो भाई थे, ना वो माओवादी संगठन में गए ना वो पुलिस की तरफ गए, लेकिन एक उसका जो भाई रमेश ओयाम, जब उसकी छोटी बच्ची हुई और छठी के लिए वो सामान लेने गया तो इंद्रावती नदी के किनारे पुलिस के अनुसार क्रॉस फायरिंग में मारा गया। हालांकि उस दौरान मैंने ये भी कहा था कि अगर उसका भाई राजू ओयाम पुलिस में ना होता तो हो सकता है कि उसे भी माओवादी साबित कर दिया जाता, क्योंकि ये बोडगा गांव है, काफ़ी माओवाद से ग्रसित इलाका है। ये दो कहानियाँ हो गई। सबसे पहले यह इस घर में जिंदा मोर्टार पाया जाना और फिर इस राजू ओयाम के भाई का क्रॉस फायरिंग में मारा जाना। बीते दिन एक बड़ी घटना हुई जिसमें बीजापुर के गंगालूर इलाके में 26 माओवादी मारे गए। जब वो 26 माओवादी मारे गए तो उसमें एक जवान भी शहीद हुआ। आपको बताऊं, वो जो एकमात्र जवान शहीद हुआ, बदकिस्मती से वो जवान का नाम राजू ओयाम है और वो राजू ओयाम इसी घर का निवासी था। ये वही जवान था जिसके भाई को क्रॉस फायरिंग में गोली लगी पुलिस के अनुसार और उसकी मौत हुई थी। अब इस दुखद घटना में एक और अध्याय जुड़ गया है। जब 26 माओवादी मारे गए गंगालूर इलाके में, उसी दिन कांकेर में भी 4 माओवादी मारे गए और जब 4 माओवादी कांकेर में मारे गए तो उसमें भी एक अज्ञात माओवादी मारा गया जिसकी शिनाख्ती हुई बोटी ओयाम के नाम पर। अब आप ओयाम नाम से ही समझ जाएं कि रमेश ओयाम क्रॉस फायरिंग में मारा गया, राजू ओयाम सरेंडर करने के बाद मुठभेड़ में शहीद हो गया और उसी दिन जब कांकेर में मुठभेड़ हुई तो उसमें बोटी ओयाम की जब मौत हुई तो वो बोटी ओयाम भी राजू ओयाम का ही भाई निकला। अब आप सोचिए इस घर की कितनी दर्दनाक दास्तान है और इसमें लगातार अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। तो उस घर पे पहुंचा हुआ हूँ, उनके भाई हैं सुधरू नाम है भैया आपका? सुधराम है। अब ये इकलौते बच्चे हैं इस घर में पुरुष के तौर पे ना। और कौन कौन है आपके घर में? अभी नहीं है, अब कोई नहीं है। तो जिस दिन 26 नक्सली वहाँ मरे बीजापुर में, उसी दिन बोटी ओयाम भी मारे गए ना। क्या लगते हैं बोटी आपके? भाई वो पार्टी में थे जी। हैं? तो कहाँ पे वो कहाँ पे मरे? बोटी ओयाम, हाँ, कांकेर में। तो वो कब से गए थे पार्टी में? कब गए तो पता नहीं। हाँ, बहुत पहले से गए थे। फिर उनका लाश को लाए यहाँ? नहीं लाए। बोटी ओयाम का? उसका लाए। हाँ, बोटी का ही पूछ रहा हूँ। बोटी ओयाम का लाश को यहाँ लाए हैं जी, और वो यहीं उसका कफन दफन किए। हाँ। और राजू ओयाम का? उसका उधर ही है। कहाँ? बैरामगढ़। तो उसमें आप गए थे? हाँ। उसका कफन दफन में गए थे आप? हाँ। और यहाँ क्यों नहीं लाए गाँव में? नहीं चलो, वहीं भी हम लोगों का घर वाले लोग उधर ही आए। नहीं तो ये घर तो ये भी है क्या राजू ओयाम का? हाँ। तो क्या यहाँ मना करते हैं लाने के लिए? नहीं। हाँ? नहीं।
तो लाए क्यों नहीं? पार्टी वाले तो नहीं मना कर रहे? नहीं नहीं। थोड़ा सा नाराज तो रहे पार्टी वाले उससे ना, समर्पण कर दिया था तो नाराज रहते तो होंगे, है कि नहीं? नहीं सर। नाराज नहीं थे। तो बोटी का शादी हो गया था क्या? नहीं किया। राजू का? वो भी नहीं हुआ। रमेश का हो गया था। जी। रमेश की बच्ची अभी है ना? हाँ और उनकी पत्नी। हाँ। आपका शादी हो गया है? हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? एक टन। एक बच्चे। अच्छा, तो अभी अब फोर्स आती है, उसके बाद किसी को पता चला कि नहीं कि बोटी भी आपके भाई हैं? पुलिस को पता है? नहीं पता है। अच्छा, तो उस दिन भी फोर्स आई थी, उसके बाद जो मुठभेड़ हुई तो बोटी व्यायाम के लिए सब लोग इकट्ठा हुए थे ना, जब फोर्स आई थी तो? पता नहीं। फोर्स आई थी क्या? आई थे। हैं? आई थे। तो पता नहीं बोल रहे हो, क्या चीज़ नहीं पता है आपको? फोर्स आई थी? इधर नहीं आए थे सर, उधर से गया। उधर से? हाँ। तो फिर यहाँ से लेके गए क्या कुछ लोग को? हाँ। मुठभेड़ में हाँ। गांव वालों को भी ले गए? हाँ। कितने गांव वालों को ले गए? गांव वाले लोग बहुत थे सर, वहाँ घर में पकड़ के ले गए। कितना जन को? नहीं पता? पता नहीं सर। पकड़ के ले गए? हाँ। तो आप पता नहीं कहिए कितने लोग को ले गए बोल के? नहीं गिन रहे थे। नहीं गिन रहे? हाँ। तो कितने लोग मर गए आपके घर से अब तक? 3 लोग? जी। हाँ जी। 3 हो गए क्या? हाँ। कौन कौन? रमेश? रमेश। हाँ। राजू? राजू और बोटी? 3 लोग। हाँ। तीनों को गोली लगा ना? हैं? हाँ। तो एक को क्रॉस फायरिंग, एक को पुलिस मारी, एक को नक्सली मारे ना? हाँ। तो इस तरह से ये घर से जो 3 लोग मारे गए, तो ये राजू व्यायाम के भाई हैं। और ये वो बोटी की माँ है ना? हाँ। अच्छा, और ये कौन है? बहन है आपकी? हाँ। अच्छा, ये बहन है। और वो रमेश की बच्ची है ना? नहीं मेरा। अच्छा, आपकी बच्ची है। रमेश की बच्ची सोई है अंदर। हाँ। ये बोटी की माँ है। हाँ। आपकी चाची लगेंगी? चाची। ठीक। तो बोटी का शादी नहीं हुआ था? नहीं वो हुआ। गांव आते थे कभी? नहीं आता सर। तो संगठन जाने के बाद कभी नहीं आए? नहीं। नहीं आते रहे? हाँ। कैसे पता चला कि कांकेर में वो बोटी मरे हैं बोल के? व्हाट्सएप में इधर भेजा थे सर। अच्छा, क्या नाम? हाँ। वो तो अज्ञात लिखा हुआ था ना पुलिस के प्रेस नोट में। फोटो देखे? फोटो देखा है सर। फोटो देख के पहचाने? जी। फिर लाश लेने गए थे आप लोग? जी। कौन गया था? नहीं, गांव वाले लोग थे। आप नहीं गए? नहीं। अच्छा, ठीक है। क्या बोल रहा था? कुछ बोल रहे हो आप भी? नहीं बोल रहा, मालूम नहीं। नहीं बोल। आप राजे व्यायाम के पति हो ना? हैं? क्या नाम है आपका? कारू। ये राजे व्यायाम के पति हैं। आपको याद हो कि बोड़गा में हमने एक स्टोरी की थी, उसी दौरान जब यहाँ पे राजू व्यायाम के घर में ब्लास्ट हुआ था, तो उसी दौरान जो है ये इनकी पत्नी जो है राजे व्यायाम, उनको घर में घुस के पुलिस ने गोली मारी थी। फिर बाद में उनका इलाज चला था महारानी अस्पताल में। अभी कैसा तबीयत है आपकी पत्नी का? डिमरापाल में ना? नहीं, अभी कहाँ है? घर में? तब ठीक है अभी? ठीक है। गांव वाले थोड़ा सा, एक तो थोड़ा डरे सहमे भी होते हैं, संकोच में भी होते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पता नहीं कौन सी बात गलत हो जाए और कौन सी बात सही हो जाए। पता नहीं किस बात पे पुलिस नाराज़ हो जाए या किस बात पे माओवादी नाराज़ हो जाए। तो बड़ा संदेहास्पद इनका होता है दिक्कत, मतलब कि डर होता है इनके मन में। ये बोलना था कि नहीं बोलना था इनको पता नहीं। क्या बात नहीं बोलना है, क्या बात बोलना है, इनको बताया जाता है, कभी पुलिस के द्वारा, कभी माओवादियों के द्वारा। लेकिन उन सब के बीच में ये बोड़गा गांव के इस घर की कहानी है, इस वीरान घर की। देखिए, वो घर जो है अभी भी अधूरा है और इसे बनाने की कोशिश उनके भाई कर रहे हैं। उनकी जो रमेश व्यायाम जो क्रॉस फायरिंग में मारे गए, उनकी बच्ची देखिए, ये रमेश की बेटी है ना? हाँ, ये देखिए, ये रमेश की बच्ची है जो क्रॉस फायरिंग में मारी गई। मतलब सोचिए
कि बस्तर के अंदर कितनी दर्दनाक कहानियाँ हैं, और पूरी तरह से कहानी दुखद के साथ साथ फिल्मी भी लगेगी। मतलब एक ही घर के 3 लोग। ये पैर में क्या हो गया आपके? क्या हुआ है? बीमार हैं? तो ये क्या किए हैं? आग से जला है क्या? सेकाई की है? देखिए इस तरह की ये बीमारी भी है इनको। और क्या किए हैं भाई? ये हाथ में वो क्या जला के किए हैं क्या? चापे हैं बोलते हैं जो हाथ पैर में। क्या किए हैं? जो बीमारी था ना इसलिए फिर दवाई जैसे होता है, जैसे कि वो गरम करके ना वो दबाते हैं। अच्छा, तो ये क्या गर्म किए हैं? वही चापना बोलते हैं जो लोहे से ना। तो ये गांव वालों का इलाज है। ये देखिए इनका पैर सूजा हुआ है, और तो इसे जो है गांव वाले अपनी पद्धति से, तो इनको डॉक्टर को नहीं दिखाए? इनको डॉक्टर को नहीं दिखाए? तो चलने में दिक्कत है करके। अच्छा, क्या बोल रही हैं? अस्पताल में भी ना वो ले गए थे मैंने, वैसी है मैंने इसका बीमारी। अच्छा, तो ये बस्तर के एक एक आदिवासियों की कहानी है। इसके लिए कभी हम बोलते हैं कि माओवादी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल की व्यवस्था नहीं आ पाई। कभी लगता है कि 80 के दशक में माओवाद ने बस्तर में कदम रखा, लेकिन उसके पहले भी यहाँ जीवित लोग रहते थे, और उस समय भी आप यहाँ कम से कम अस्पताल बना सकते थे। पता नहीं थी कि नहीं थी उस समय अस्पताल की व्यवस्था यहाँ पर, लेकिन जो भी हो, बदनसीबी इन आदिवासियों की है। परिस्थितियाँ बदल रही हैं, बदलने के बाद कितनी बदल जाएंगी आने वाला वक्त बताएगा। कोई बता रहा था कि बस्तर में अब इतनी खदानें खोदी जाएंगी कि आने वाले 20 सालों में बस्तर में सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। तमाम पावर प्रोजेक्ट अब यहाँ पर आ रहे हैं, और जितने भी खनिज हैं उसे खोदने की व्यवस्था की जा रही है। हाँ, ये भी सही है कि माओवाद भी समाप्त हो रहा है। हकीकत में बैकफुट पर तो है माओवाद। इन सब कहानियों के पीछे ऐसी कई कहानियाँ हैं। इस अधूरे घर की, अधूरे गांव की अधूरी दास्तान है, और जो अंदर ही दब के रह जाती हैं। धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इत्तेफाक से मुझे पता चला कि राजू ओयाम जो शहीद हुए, उनका भाई मुठभेड़ में देखिए सब कितने बदल जा रहे हैं। एक ही घर के 3 लोग मारे गए, तीनों को अलग अलग मौत मिली। एक को क्रॉस फायरिंग में मौत मिली, एक शहीद कहलाएंगे, और एक को मुठभेड़ में ढेर कहा जाएगा, और तीनों ही भाई निकले। ये कहानी है बस्तर के इस ओयाम परिवार की। दुखद है। कोई सरकार से विद्रोह करके माओवाद संगठन को ज्वाइन कर लिया, दूसरे ने भी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जब उसे लगा कि अब समर्पण कर देना चाहिए तो सरकार की तरफ चला गया। वापस लौट के भी आया तो उसे मौत ही मिली। जो लौट कर नहीं आया उसे भी मौत ही मिली आखिर में। और उम्र किसी की भी मरने की नहीं थी। उनकी पूरे जीवन की कहानियाँ बची हुई थी, पूरे उनके जीवन के उनके जो सपने थे सब बचे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद उधर रहें या इधर रहें, बस्तर के आदिवासी को मौत ही मिल रही है। मुझे लगा इस कहानी से आपको 2-4 करवाऊँ, रूबरू करवाऊँ, बताऊँ कि ऐसी ऐसी कहानियाँ बस्तर में हैं जो बाहर नहीं आ रही। अगर आपको भी लगे कहानी दर्दनाक है, दुखद है और मनहूस है, तो और भी लोगों को बताइएगा कि बस्तर में क्या हो रहा है। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी। धन्यवाद।